स्टूडेंट्स, एवरीडे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 100% एग्जाम गारंटीड क्वेश्चन की एक लेक्चर सीरीज का हमने आगाज किया हुआ है और इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में अगर आप लाइव हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सेशन के लिए जो है हमने एक बाकायदा स्टडी प्लान तरतीब दिया है। आप इस स्टडी प्लान को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेस्ट जो हैं वो रोजाना बेसिस पर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किए जाते हैं। आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस पर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने फोकस करके हमारे इन लेक्चर सीरीज को सुना तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है और जनरल साइंस या एवरीडे साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका गलत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यीस्ट इज इसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूस। याद रखिएगा कि यीस्ट जो है ये रोटी बनाने में जरूरी है क्योंकि ये क्या पैदा करती है, क्योंकि यीस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होती है। याद रखेंगे, यीस्ट एक फंगस है जो रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है और यीस्ट फर्मेंटेशन के अमल से शुगर इस्तेमाल करके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल जो है वो पैदा करती है। याद रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आटे के अंदर फंस जाती है जिससे आटा जो है वो फूल जाता है और राइज हो जाता है। इसलिए डबल रोटी हमें नरम और स्पॉन्जी जो है, फ्लफी जो है वो दिखाई देती है। इसके अलावा आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वो कौन सी फंगी है जो यूनिसेलुलर है, तो आप बताएंगे कि यीस्ट वो फंगी है जो यूनिसेलुलर है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वो कौन सी फंगी है जिसको बेकिंग के अंदर और ब्यूरिंग के अंदर, शराब साजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा यीस्ट है। तो फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाती है। ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ फ्रूट डिवेलप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो याद रखिएगा, फ्रूट ऑलवेज बी डिवेलप फ्रॉम द ओवरी। के फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट किससे डिवेलप होता है, आप बताएंगे ओवरी से डिवेलप होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओव्यूल हमेशा सीड बनाता है। ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। और जहां तक एंथर की बात है तो एंथर हम किसको बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो पोलन पैदा करता है उसको हम एंथर कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच प्रोड्यूस पोलन इज कॉल्ड एंथर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो चार्ली आएगा, यानी कि ओवरी। नेक्स्ट है जी, विच डिजीज इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो याद रखिएगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी चाइल्ड के अंदर रिकेट का बायस बनती है। अगर यही सवाल बड़ों के हिसाब से पूछा जाए तो याद रखिएगा, बड़ों के अंदर ये ऑस्टियोमलेसिया का बायस बनती है। ऑस्टियोमलेसिया जो है ये सेम रिकेट जैसी बीमारी है लेकिन ओल्डर पीपल के अंदर, बड़ी उम्र के लोगों में। याद रखेंगे, रिकेट बेसिकली विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट की कमी से पैदा होने वाली जो है बीमारी है। और इस बीमारी में हड्डियां क्या हो जाती हैं, नर्म और कमजोर हो जाती हैं। और इसके अलावा जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज है, यानी कि ढांचे के अंदर क्या आ जाता है, बिगाड़ आ जाता है। अगर यह पूछा जाए कि सकरवी ये कैसी बीमारी है, तो नोट कर लीजिएगा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी जैसे जो है वो सकरवी की बीमारी होती है। अगर ये पूछा जाए कि नाइट ब्लाइंडनेस कब होती है, तो आपने याद रखना है कि विटामिन ए की कमी जो है इससे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। तो इसके अलावा सवाल यूं भी बन सकता है कि बताइए विटामिन डी में जो है वो आमतौर पर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है, कैल्शियम की कमी की वजह से विटामिन डी होती है। इसलिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है या विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, तो आप बता देंगे कि ये बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी सवाल बन सकता है, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का कुदरती सोर्स कौन सा है, तो आप बताएंगे
कि विटामिन डी का जो कुदरती सोर्स है वो सनलाइट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच इमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड की ये 3 टाइप्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, प्लेटलेट्स जो हैं इनके लिए हम थ्रोम्बोसाइट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, और बेसोफिल्स और व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा बीटा, के प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व है। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, आप याद रखेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली सेल नहीं है बल्कि सेल के लार्ज फ्रेगमेंट्स हैं, इनको हम सेल के लार्ज फ्रेगमेंट्स जो है वो मानते हैं। और याद रखिएगा जो एरिथ्रोसाइट्स हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम खून के सुर्ख खुलिये भी बोलते हैं, ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। जहां तक ताल्लुक है बेसोफिल्स का, तो याद रखेंगे कि बेसोफिल्स जो हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये आमतौर पर जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं इनमें इस्तेमाल होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस का बायस बनते हैं। और इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इनका जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट्स सवाल यूं भी बन सकता है कि बताओ प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे थ्रोम्बोसाइट्स। अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाए तो इसका नुकसान क्या होगा, सवाल यूं भी बन सकता है, तो आप बताएंगे कि इसका नुकसान जो है वो एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। और सवाल यूं भी बन सकता है कि खून के जमने के अमल को क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड कोगुलेशन। इसको हम कोएगुलेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट करते जाएं। मेस्टिकेशन इज आल्सो कॉल्ड, मेस्टिकेशन का जो प्रोसेस है इसको क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट इसके लिए हम च्यूइंग का वर्ड यूज करते हैं। मेस्टिकेशन वो साइंसी अमल है जिसमें खुराक को मुंह में चबाया जाता है, और इसको हम च्यूइंग कहते हैं। ये हजम डाइजेशन का पहला मैकेनिकल स्टेप है, याद रखिएगा। ये डाइजेशन का यूं भी सवाल बन सकता है कि फर्स्ट मैकेनिकल स्टेप ऑफ डाइजेशन इज, तो आप बताएंगे च्यूइंग जो है। इसमें खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है, ताकि इस पर एंजाइम्स जो हैं वो आसानी से अमल कर सके। जहां तक डाइजेस्टिंग का ताल्लुक है, तो डाइजेस्टिंग पूरा अमल है जिसमें केमिकल और मैकेनिकल दोनों जो है वे से क्या किया जाता है, खुराक को तोड़ा जाता है। ग्राइंडिंग अगरचे चबाने को कहते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग जो है ये बेसिकली स्पेसिफिक सिर्फ चबाने तक महदूद है, लेकिन मेस्टिकेशन जो है ये पूरे अमल को जाहिर करता है जिसमें एंजाइम का मिक्स करना भी शामिल है। तो स्वेलोइंग जो है ये खुराक के निगलने के अमल को कहते हैं, और इसके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डीग्लोटेशन का नाम भी देते हैं। तो स्वेलिंग का दूसरा नाम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आप बताएंगे डीग्लूटेशन जो है ये स्वेलोइंग का दूसरा नाम है। मेस्टिकेशन का पर्पस मैंने बता दिया कि ये खुराक की सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए काम आता है ताकि एंजाइम आसानी से अमल कर सके। इसके अलावा जो सलाइवा है, ये सलाइवे को फूड के साथ क्या करता है, यही चबाना मिक्स करता है, क्योंकि सलाइवे के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम अमाइलेज एंजाइम कहते हैं, जो कार्ब वगैरह की डाइजेशन करता है। और ये भी याद रखेंगे कि ये जो च्यूइंग का प्रोसेस है ये बेसिकली वॉलेंट्री अमल है जो माउथ में क्या होता है, शुरू होता है। नेक्स्ट है जी, एट विच टेम्परेचर डू बैक्टीरिया डाई। इनमें से किस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 106 फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर है जिस पर बैक्टीरिया मरना स्टार्ट होते हैं, और आगे जितना भी टेम्परेचर होगा उसमें बैक्टीरिया का मरना क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। स्टूडेंट्स अब 106 जो है हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये पहली रेंज है, पहली हद है। अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन बनता है, जिसमें ज्यादातर बीमारी पैदा करने वाले जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनकी क्या हो जाती है, उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। हाँ, अगर सवाल यूं पूछा जाए कि बताइए पास्चुराइजेशन का टेम्परेचर क्या है, तो नोट कर लीजिएगा वो 161 फ़ारेनहाइट है, जिसमें तमाम जरासीम जो है वो मारे जाते हैं। और ये भी नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, जो 102 फ़ारेनहाइट है ये बेसिकली फीवर का दर्जा हरारत है जो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरिया को मारता नहीं है। 102 पर
बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, जबकि 120 फ़ारेनहाइट है तो ये आमतौर पर जरासीम को मारने के लिए मौसर है। हमारे लिए सवाल ये था कि कम से कम दर्जा हरारत कौन सा है जहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, तो वो हमारे पास होगा 106 फ़ारेनहाइट। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस है, यानी स्टीरिलाइजेशन का टेम्परेचर क्या होता है, तो वो भी याद रखेंगे 100 डिग्री या 212 फ़ारेनहाइट होता है, नोट कर लीजिएगा। और पास्चराइजेशन की मदद से हम क्या करते हैं, फूड में पाए जाने वाले जो जर्म्स हैं इनको किल करने में पास्चराइजेशन क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा 106 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन? तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर जो है वो क्या होता है, ब्राइट रेड होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कैरी करती है। जब इसे ऑक्सीजन मिलता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है और इसका कलर ब्राइट रेड होता है। और जब इससे ऑक्सीजन अलग होता है तो इसका कलर जो है वो डार्क रेड होता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर क्या होगा, ब्राइट रेड, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका कलर क्या होगा, डार्क रेड होगा। और आमतौर पर जो पेल येलो है ये हमारे प्लाज्मा का कलर है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। और रेड जो है ये हीमोग्लोबिन उस वक्त होती है जब ये किसी के साथ रिएक्ट ना करे। जब अनरिएक्टिव हीमोग्लोबिन किस शक्ल में होती है, रेड कलर में, और ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो कलर ब्राइट रेड हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कलर डार्क रेड हो जाता है। और पेल येलो हमारे प्लाज्मा का कलर होता है, ब्लड प्लाज्मा का, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, जो आर्टरीज में ब्लड होता है अमूमन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए उसका कलर ब्राइट रेड होता है। तो सवाल यूं भी बन सकता है कि बताइए आर्टेरियल ब्लड जो है, जो आर्टरी में ब्लड पाया जाता है उसका कलर कैसा होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्राइट रेड होता है। और जो वेनस वेन्स में ब्लड पाया जाता है, जो ब्लड वापस दिल में आ रहा होता है, उसका कलर कैसा होता है, तो आप बता देंगे डार्क रेड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहां एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो कलर की चेंज है, ये जो कलर की चेंज है ये बेसिकली हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो आयरन एटम है इसकी ऑक्सीजन से बंधने की वजह से होता है। यानी कि ये जो कलर का चेंज है ये बेसिकली रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम विद द सेंट्रल एटम ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड द सेंट्रल एटम ऑफ द हीमोग्लोबिन इज बेसिकली द आयरन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, इज कन्वर्टेड इनटू स्टमक इन, तो इसको पेप्सिन में कहां बदला जाता है, तो आप बताएंगे स्टमक में। और इसको बदलने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। अगर सवाल ये हो कि एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, तो फिर इसका जवाब जो है वो HCl आएगा। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो स्टमक की वॉल से क्या होता है, पैदा होता है। HCl की मौजूदगी में इसको किस में बदला जाता है, पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन याद रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और इसको एक्टिव कौन करता है, अगर ये सवाल आ जाए कि बताइए पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है, यानी पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है, तो आप बताएंगे HCl करता है। अगर ये सवाल आ जाए कि गैस्ट्रिन क्या है, तो आप बताएंगे कि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस के अखराज को बढ़ाता है। और बाइकार्बोनेट जो है स्टूडेंट याद रखिएगा ये अल्कलाइन सब्सटेंस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव रहता है ताकि हमारा स्टमक खुद को डाइजेस्ट ना करे, सेल्फ डाइजेशन से बचाने की वजह से इसको इनएक्टिव रखा जाता है। और HCl जो है ये एसिडिक एनवायरनमेंट में तेजाबियत जो है वो पैदा करता है। और याद रखिएगा कि पेप्सिन प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स के अंदर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, यानी प्रोटीन्स को पेप्सिन पेप्टाइड के अंदर जो है वो तोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू, ड्रग्स जो हैं ये किसके जरिए से एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा किडनी। किडनी वो बुनियादी ऑर्गन है जो ब्लड से पानी
और हल होने वाले जो सॉल्युबल वेस्ट हैं, ड्रग्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, और यूरिन के जरिए से क्या करते हैं, इनको बॉडी से बाहर खारिज करते हैं। अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर याद रखिएगा ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म के लिए अहम है। अगर स्टूडेंट यहां सवाल आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, तो फिर इसका जवाब लीवर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में है कि ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू, तो फिर याद रखिएगा यूरिन के जरिए से किडनी जो है वो इनको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा लीवर जो है ये बाइल भी प्रोड्यूस करता है, याद रखेंगे। जहां तक स्टमक का ताल्लुक है तो स्टमक प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, किडनी खून को फिल्टर करके यूरिन बनाता है, जिसके जरिए से ड्रग मेटाबोलाइट्स जो हैं वो खारिज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाफिंग गैस इज कॉल्ड। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में आया है। तो आप बताएंगे जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं, और इसका जो कीमियाई फार्मूला है वो याद रखिएगा वो N2O है। और इस गैस को सांस के जरिए लेने से यानी इनहेलेशन से इंसान को खुशी और हंसी का जो है वो एहसास होता है। और ये आमतौर पर जो डेंटिस्ट्री है, दांतों का इलाज है और सर्जरी है, इसमें ऐसा एनेस्थेटिक के तौर पर, बेहोशी के तौर पर पैदा करने वाली गैस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नोट कर लीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा कि बताइए कौन सी गैस ग्रीन हाउस में इस्तेमाल होती है, या किसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। जहां तक ऑक्सीजन का ताल्लुक है तो ऑक्सीजन जो है ये जिंदगी के लिए क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो इसी पर डिपेंड करती है। जहां तक हाइड्रोजन की बात है तो ये एक जलने वाली जो है फ्लेमेबल गैस जो है, इसको हम मानते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा, क्वेश्चन आ सकता है कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं। आप बताएंगे नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, तो आप बताएंगे N2O। और ये किसके तौर पर इस्तेमाल होती है, तो आप ये सारे का सारा बताएंगे कि ये एज अ पेन रिलीवर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, और माइल्ड एनेस्थीसिया के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, आफ्टर पासिंग लाइट थ्रू प्रिज्म लाइट डिस्पर्सेस इन। जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो लाइट कितना कलर में डिस्पर्स हो जाती है, याद रखिएगा आपने वेवगायर की टर्म सुनी होगी, 7 कलर के अंदर जो है ये डिस्पर्स हो जाती है। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये रिफ्रैक्ट होती है और डिस्पर्स होकर 7 कलर के अंदर बट जाती है। और इन 7 कलर के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, वेवगायर। वेवगायर स्टैंड फॉर V मीन वायलेट, I मीन इंडिगो, B मीन ब्लू, G मीन ग्रीन, Y मीन येलो, O मीन ऑरेंज एंड R मीन रेड। यानी कि वेवगायर में ये 7 कलर आते हैं, स्टूडेंट्स याद रखेंगे। और इसी तरह लाइट का जो है 7 कलर में बट जाना जो है, इसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और यहां यह भी एमसीक्यू याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कम जो मुड़ती है, डिस्पर्स होती है, वो रेड लाइट है, और जो सबसे ज्यादा मुड़ती है वो कौन सी है, वो वायलेट लाइट है। और रेनबो जो है इसमें ये 7 के 7 कलर जो है वो मौजूद होते हैं, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। इसके बाद जो है हाउ मेनी रिब्स आर इन ह्यूमन बॉडी, तो पेयर की शक्ल में पूछा गया है। याद रखिएगा 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। अगर पेयर हटा दें तो फिर इसका जवाब आएगा 24 रिब्स। तो कुल जो इंसानी जिस्म में रिब्स पाई जाती हैं उनकी तादाद 24, यानी कि 12 पेयर जो है वो होती है। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, इनमें जो 7 पेयर हैं, फर्स्ट 7 पेयर, इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है। और नेक्स्ट जो 3 पेयर्स हैं इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ती बल्कि एक कोस्टल आर्च के जरिए से जुड़ती हैं, और ये कोस्टल आर्च याद रखिएगा कार्टिलेज की बनी होती है। जबकि जो लास्ट 2 पेयर्स हैं इनको हम फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। ये किडनी वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, या हमारा जो सेमी वैक्यूम चैम्बर है
इसकी प्रोटेक्शन के लिए इनको बनाया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, इंसानी बॉडी में एवरेज ब्लड कितना होता है, तो याद रखेंगे वो 5 लीटर होता है। और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि ये वैल्यू फ्लक्चुएट करती है और हर हिसाब से जो है वो फ्लक्चुएट करती है। तो अमूमन एक एडल्ट ह्यूमन में जो औसत ब्लड होता है वो 5 लीटर कम से कम जो है वो होता है। और यहां पर यह भी आपको बताता चलूं कि आपका ब्लड, एक तंदुरुस्त इंसान का ब्लड उसके ओरिजिनल बॉडी वेट का 1/12 होता है। तो एक इंसान का ब्लड उसके ओरिजिनल बॉडी वेट का याद रखेंगे 1/12 होता है। और यह भी याद रखिएगा कि अमूमन हमारा जो ब्लड होता है ये 55% जो है ये किस पर कॉम्प्राइज अप होता है, प्लाज्मा पर, और 45% किस पर कॉम्प्राइज अप होता है, ब्लड सेल्स के ऊपर। और एक जो स्टैंडर्ड ब्लड डोनेशन है, यानी एक बंदा एक वक्त में 450 ml यानी आधे लीटर से थोड़ा सा कम जो है वो ब्लड दे सकता है। अभी डिस्कशन चल रही थी कि विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है जो इंसानी सरगर्मियों, खास तौर पर फॉसल फ्यूल्स हैं, कोयला, तेल, नेचुरल गैस वगैरह की बर्निंग से जो है वो पैदा होती है और यही ग्लोबल वार्मिंग की लाजमी वजह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टूडेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कितना इंक्रीज हो चुका है, तो आप बता देंगे 45%। ये एमसीक्यू बन सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि मीथेन वगैरह है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की डिग्रेडिंग के अंदर। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में याद रखिएगा कि ये जमीन के दर्जे हरारत को डे बाय डे जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आईसीसी अपना आइस फ्लोट, बिकॉज आइस क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द आइस। क्योंकि आइस जो वाटर की डेंसिटी है वो आइस की डेंसिटी से क्या होती है, ज्यादा होती है। जब पानी जमता है तो पानी के जमने से बर्फ बनती है, तो इसके मॉलिक्यूल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में तरतीब पाते हैं जो ज्यादा जगह घेरते हैं। इसलिए आइस की ज्यादा जगह घेरने की वजह से जो डेंसिटी होती है वो कम रह जाती है और पानी में वो क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती रहती है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यूं भी सवाल आ सकता है कि वाटर की ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी कितना होती है, तो आप बताएंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और यूं भी सवाल आ सकता है कि इक्वेटिक लाइफ जो है ये पानी के अंदर शदीद सर्दी में कैसे सरवाइव करती है, तो इसका जवाब यही है क्योंकि आइस जो है ये पानी की सतह पर फ्लोट करती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आते हैं, आप फोकस करके इनको समझिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट्स अगर हमारा आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे राब्ता करके आप ऑनलाइन हमारे टेस्ट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है ये किसका यूनिट है, तो आप बता देंगे कि लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है। ये जो बड़े बड़े अजरामे फल्की है ना, इनके सेपरेशन को, इनके डिस्टेंस को मैयर करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखेंगे कि एक लाइट ईयर जो है ये बेसिकली वैक्यूम के अंदर लाइट का दौरानिया है। दूसरी तरफ अगर हम ये बताएं कि एक लाइट ईयर कितना डिस्टेंस है, तो आप नोट कर लें 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस है। और इसको कहां इस्तेमाल किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो मैयर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जहां तक ताल्लुक है कोलम का, तो याद रखिएगा कोलम जो है ये यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। बहुत अहम सवाल है कि कोलम किसका यूनिट है, तो आप बताएंगे कोलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। अंपेयर जो है ये किसका यूनिट है, तो आप बताएंगे कि अंपेयर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। पास्कल के बारे में याद रखिएगा कि पास्कल जो है ये प्रेशर का यूनिट है। तो ये स्टूडेंट्स
वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर तो इसका जवाब नहीं है डिस्टेंस, इसलिए हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज। हाँ, अगर इसका यूनिट पूछा जाए तो वो नोट कर लीजिएगा, वो है पर सेक। तो पर सेक जो है ये बेसिकली लाइट ईयर का यूनिट है। तो लाइट ईयर बेसिकली मेजरमेंट किसकी है, डिस्टेंस की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आप याद रखेंगे कि प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है, और इसमें पी कैपिटल और ए स्मॉल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी पेपर में आता है। और ये भी सवाल आ सकता है स्टूडेंट्स आपके पेपर में कि प्रेशर जो है ये किसके बराबर है, 1 पास्कल इज इक्वल टू, तो आप बताएंगे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है N/m² जो है इसके ये बराबर होता है। तो याद रखेंगे, इसके अलावा जो मीटर है लेंथ का यूनिट है, और कोलम जो है जैसा कि मैंने आपको बताया ये चार्ज का यूनिट है, और अंपेयर जो है ये करंट का यूनिट है। स्टूडेंट सवाल यूं भी आ सकता है कि प्रेशर किसके बराबर है, तो आप नोट कर लेंगे P इज इक्वल टू F/A। प्रेशर जो है ये फोर्स ओवर एरिया के बराबर है। सवाल यूं भी आ सकता है कि प्रेशर की बाकी इकाइयां जो हैं वो कौन सी हैं, तो आप याद रखेंगे साई, PSI, साई इसको पढ़ते हैं, ये ATM, और इसके अलावा BAR, बार। ये तीन चीजें जो हैं ये भी किसके यूनिट हैं, प्रेशर के यूनिट हैं। तो ये नाम किस बेस पर दिया गया, तो आप बताएंगे ये पास्कल के नाम पर दिया गया, जो कि एक साइंटिस्ट का नेम है। नेक्स्ट है जी, बॉइलिंग ऑफ एग इज आ। तो आप बताएंगे बॉइलिंग ऑफ एग जो है ये बेसिकली एक केमिकल चेंज है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि बॉइलिंग ऑफ एग जो है ये बेसिकली केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि एग में पाई जाती है प्रोटीन, और जब हम एग को बॉइल करते हैं, हीट देते हैं, तो यहां पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाती है, और जब प्रोटीन डीनेचर हो जाती है तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाती है। तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाती है, जबकि बर्फ का पिघलना, पानी का बर्फ बनना जो है ये कौन सी चेंजेस हैं, ये फिजिकल चेंजेस हैं। और याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि हाँ, क्योंकि बॉइलिंग ऑफ एग में दोनों चेंजेस जो हैं वो आ रही होती हैं, केमिकल भी फिजिकल भी, क्योंकि जाहिरी तौर पर तो एग की जो मार्फोलॉजी है बेशक अगर वो तब्दील नहीं होती, लेकिन इंटरनल तौर पर उसमें चेंजेस आ रही होती हैं, इसलिए हमारा जो टू द पॉइंट जवाब होगा वो केमिकल चेंज होगा। लेकिन बाज बुक्स ने इसको बोथ A एंड B भी लिखा है कि फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, लेकिन अगर आपको इन दो में से इंतखाब करना पड़े तो आप केमिकल चेंज के ऊपर जो है वो टिक लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, रिकेट इज अ डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। इस पर मैं बात कर चुका हूं कि रिकेट बच्चों की बीमारी है, और ये बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये बीमारी होती है। ये बच्चों के अंदर एक डिजीज है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे जो डिजीज होती है वो बेरी बेरी एनीमिया वगैरह की बीमारी होती है। और विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, और विटामिन ए जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह जो है इसका बायस बनता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की। नेक्स्ट है जी, हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो दी। चार्ल्स डार्विन ने 1859 के अंदर अपनी एक बुक लिखी। बुक का नाम नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और इस बुक के अंदर जो इसने थ्योरी लिखी उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और याद रखिएगा, जहां तक ताल्लुक है मुल्लर का, तो मुल्लर ने जो है DDT की दरियाफ्त की, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाई, नोट कर लीजिएगा। जबकि क्रिश्चियन जो है इसका बेसिकली यहां से कोई लिंक बायोलॉजिकली नहीं मिलता। यहां स्टूडेंट ये भी आ सकता है कि एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये किसने दी, तो आप बताएंगे ये भी चार्ल्स डार्विन ने दी। ये भी आ सकता है पेपर के अंदर, HMS बीगल पर सफर किसने किया, तो आप बताएंगे ये भी डार्विन ने किया HMS बीगल के ऊपर। सवाल ये भी आ सकता है स्टूडेंट कि डार्विन से मिलता जुलता नजरिया जो है
वो किसने पेश किया? तो आप बताएंगे एल्फ्रेड वेलेस ने डार्विन से मिलता जुलता नजरिया जो है वो पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाई इज द ओजोन इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड? ओजोन जो है ये मैनकाइंड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो याद रखेंगे ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है और ओजोन लेयर क्या करती है? यूवी रे से प्रोटेक्शन करती है, जिससे इंसान और जो माहौल है उसको नुकसान पहुंचने से बच जाता है। और याद रखिएगा अगर ये यूवी रेज हमारी प्रोटेक्ट ना होंगी, अगर ये यूवी रेज प्रोटेक्ट ना होती तो इससे क्या होता? इससे जो है वो कैटारैक्ट, आंखों की बीमारियां, स्किन कैंसर और दूसरे बहुत बड़े बड़े नुकसानात जो हैं वो होते। ओजोन लेयर याद रखिएगा स्टूडेंट 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है और ये पाई कहां जाती है? आप बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। वो कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है? तो आप बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन लेयर को क्या कर रही है? डैमेज कर रही है। सवाल यूं भी आ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है? तो आप बताएंगे ये जो हमारे एयर कंडीशन है, हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, ये बेसिक सोर्स हैं। और एंटार्कटिका के ब्रियाजम पर जो है ओजोन होल देखने को मिला है। ओजोन होल इज सीन कहां देखने को मिला है? तो आप बता सकते हैं ब्रियाजम एंटार्कटिका के अंदर। और यह भी सवाल आ सकता है बेटा कि वो कौन सी लेयर है जो लाइफ को यूवी रेडिएशन से बचाती है? तो आप बताएंगे ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्ट करती है लाइफ को यूवी रेडिएशन से। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो बड़ा क्लियर है कि जो तुर्श फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें विटामिन सी जो है वो वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो तुर्श फलों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आता है? ऑरेंजेस आते हैं। तो ऑरेंज के अंदर विटामिन सी देखने को मिलेगा। स्टूडेंट इसके अलावा याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो स्ट्रॉबेरी है या बेल पेपर्स हैं या कीवी है, इनके अंदर जो है आपको विटामिन सी वाफिर मिकदार में नजर आएगा। क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि जो विटामिन सी है ये कैसा विटामिन है? तो आप बताएंगे ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जैसा कि मैं ऊपर डिस्कस भी कर आया हूं कि विटामिन सी जो है इसकी अगर कमी हो जाए तो फिर कौन सी डिजीज होती है? तो आप बता देंगे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी जो है वो होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नमूनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ। नमूनिया किस चीज का इन्फेक्शन है? तो आप बता देंगे कि नमूनिया इज बेसिकली द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। नमूनिया लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं ये इन्फ्लेम कर जाते हैं और सांस लेने में बिल्कुल तंगी होती है, सर्दी लगना, बुखार आना, खांसी आना, ये इसकी जो है मुख्तलिफ अलामात है। अगर ये दोनों फेफड़ों पर असर करे तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको डबल नमूनिया के नाम से जानते हैं। मेजर वजह इसकी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई हो सकते हैं। इसके अलावा वायरसेस जो हैं ये भी इसकी वजूहात बन सकते हैं। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, नमूनिया बच्चों में सबसे ज्यादा अमवात की वजह जो है वो नमूनिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टूडेंट, कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस। तो याद रखेंगे जो कुकिंग गैस है हमारी ये बेसिकली दो गैसेस का मिक्सचर है और वो दो गैसेस कौन कौन सी हैं? एक का नाम ब्यूटेन है और दूसरी का नाम प्रोपेन है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन ये आमतौर पर जो है ऐसी गैसेस हैं जो बेसिकली हवा से भारी और हाईली फ्लेमेबल होती हैं, इसलिए ये सिलेंडर्स में इस्तेमाल होती हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये आमतौर पर कुकिंग गैस के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं और इनको हम ओवरऑल क्या कहते हैं? एलपीजी का नाम भी देते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो कुकिंग में गैस इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? एलपीजी। तो आ सकता है आपके पेपर में, बताइए एलपीजी स्टैंड फॉर। तो आप बताएंगे कुकिंग गैस जो है ये स्टैंड करती है बेसिकली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि सीएनजी स्टैंड फॉर। तो सीएनजी स्टैंड करती है ये बेसिकली कार्बन मीथेन का जो मजमुआ है इसके लिए स्टैंड करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो भी फ्लेमेबल चीजें होती है ना
उनको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की वजह जो है वो इनमें से क्या है? देखें, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वजह है इसकी। प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट है, तो फिर मलेरिया तो बैक्टीरिया की वजह से ना हुआ। कैंसर, कैंसर का बैक्टीरिया से ज्यादा लिंक नहीं है, ज्यादातर कैंसर की रीजन वायरसेस होते हैं। रेबीज, जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ये तो पक्का वायरल इन्फेक्शन है ना, वायरल डिजीज है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा। टाइटनस जो है, टाइटनस को हम याद रखिएगा लॉक जा डिजीज भी बोलते हैं, और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है आप नोट कर लें, उस बैक्टीरिया को हम क्लस्ट्रोडियम टेटिनी बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये ज्यादातर मट्टी, धुआं और गोबर वगैरह वाली जगह जो है, जहां धूल वगैरह होती है, वहां पाया जाता है और कट्स के जरिए से, जख्म के जरिए से जिस्म में दाखिल होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि मलेरिया की वजह क्या है, तो आप बताएंगे प्रोटोजवा है, और उस प्रोटोजवा का नाम है प्लाज्मोडियम, जबकि रेबीज वायरस की बीमारी है। अब सवाल यूं भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि टाइटनस की वैक्सीन का नाम क्या है, तो आप बता देंगे टाइटनस की वैक्सीन का नाम डीटीपी है। डीटीपी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट टाइटनस। इसके अलावा जो है, इसमें इस बीमारी में सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारे मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, और ये खतरनाक और शदीद हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट डिपिक्टेड ऑन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल का पहला आंसर जो है वो कौन सा है? तो बड़ा क्लियर है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट क्लियरली जानते होंगे कि हाइड्रोजन जो है ये पहला आंसर है पीरियोडिक टेबल का। याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल के जो अनासिर हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको क्या दिया जाता है? तरतीब दिया जाता है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। इन अ पीरियोडिक टेबल एटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए ये पहला और सबसे हल्का आंसर जो है, हल्का एलिमेंट जो है वो शुमार होता है। दूसरी तरफ बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है वो 79 है। हाइड्रोजन के बारे में ये भी सवाल आ सकता है स्टूडेंट कि कायनात में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन है। सवाल ये भी आ सकता है कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन का सिंबल H है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आप कॉपी पेन की मदद से नोट करते जाएं, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, बायोफ्यूल्स आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम। तो बायोफ्यूल जो है ये वो एनर्जी के सोर्सेज हैं जो अमूमन बायोमास से, ऑर्गेनिक मैटर से जो है इनको क्या किया जाता है? हासिल किया जाता है, जैसा कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट हैं। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास बीटा आएगा। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो इथेनॉल वगैरह जो है ये कॉर्न या शुगर केन से हासिल होती है, जबकि जो बायोडीजल है ये आमतौर पर जो है वेजिटेबल वगैरह से जो है इनको हासिल किया जाता है। याद रखेंगे। इसके साथ जो है आपने याद रखना है कि नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि फ्यूल एनर्जी का कौन सा रिसोर्स है? तो आप बायोफ्यूल जो है ये एनर्जी का रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये एनर्जी का रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसका फायदा क्या है कि इसके होते हुए हमें फॉसल फ्यूल पर कम जो है वो डिपेंड करना पड़ेगा। इथेनॉल को गैसोलीन के साथ ब्लेंड करके जो है वो यूज किया जाता है। स्टूडेंट ये भी याद रखेंगे। इसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द नॉर्मल पेंसिल्स। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल लेड पेंसिल्स होती हैं इनमें याद रखिएगा ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स पेंसिल की जो आमतौर पर लेड पेंसिल है ना, उसमें ग्रेफाइट और क्ले मिक्स करके डाली जाती है, और ग्रेफाइट याद रखिएगा कार्बन का एक मुरकब है या कार्बन की एक शक्ल है जो जो कागज पर गिरती है ना, तो कागज पर क्या करती है? स्याह निशान छोड़ती है। जहां तक ताल्लुक है सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। चारकोल को हम आर्टिस्ट वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्लेट वगैरह जो है ये रॉक से हासिल होती है। और पुराने दौर में जो राइटिंग टैबलेट्स थे
उनके अंदर जो है वो स्लेट इस्तेमाल होती थी। और नेक्स्ट ये याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है ये क्रिस्टलाइन कार्बन की एक शक्ल है। और आपने देखा होगा लेड पेंसिल पर H और B लिखे होते हैं। H और B, H हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है और B जो है वो ब्लैकनेस को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ग्रेफाइट जो है ये बिजली का अच्छा मोसिल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है जी, हु डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने डिफाइन किया? तो ये बड़े मशहूर लॉ थे ग्रेविटेशनल लॉ, जिनको सर आइजैक न्यूटन ने जो है वो डिफाइन किया। सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इनको बयान किया, और इनके मुताबिक हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी मास के मुताबिक जो है और फासले के मुरब्बे के उलट जो है तनासुब से क्या करता है, फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। और ये कानून आमतौर पर सियारों की हरकत, जमीन पर ऑब्जेक्ट्स की हरकत और इन चीजों को समझने में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां तक गलीलियो का ताल्लुक है तो याद रखिएगा गलीलियो ने एस्ट्रोनॉमी में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। जहां तक ताल्लुक है फ्राडे का, तो फ्राडे ने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम किया। और अर्शिमिदस जो है ये बायोन्सी की वजह से और लीवर के कवानीन की वजह से क्या हुआ, काफी मकबूल हुआ। स्टूडेंट सवाल यूं भी आ सकता है कि सेब गिरने से किस साइंसदान को इंस्पायरेशन मिली? तो ये एक मशहूर कहानी है जो सर आइजैक न्यूटन से मंसूब है। सवाल यूं भी आ सकता है कि ग्रेविटेशनल लॉ का जो है वो फार्मूला क्या है? तो आप बताएंगे F इज इक्वल टू G m1 m2, और इसके बाद आप क्या कहेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सवाल यूं भी आ सकता है कि ग्रेविटेशनल लॉ किसकी वजाहत करता है? तो आप बताएंगे सियारों और जमीन पर ग्रेविटी की वजाहत जो है वो करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज H5N1? तो याद रखिएगा ये जो H5N1 है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो नेचर में ये क्या होगा, वायरस होगा। और ये कौन सा वायरस होगा? याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो आमतौर पर इसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, इसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। और ये बुनियादी तौर पर बर्ड्स को मुतासिर करता है और इंसान में ये कम होता है, लेकिन अगर हो तो फिर ये काफी क्या होता है, शदीद होता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये ज्यादातर जो है जो पोल्ट्री है यानी कि मुर्गियां वगैरह हैं उनमें ये बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होता है, और इंसानों के अंदर इसकी ट्रांसमिशन रेयर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिसमें जीके से मुतालिक तमाम स्टडी प्लान जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इस नंबर पर राब्ता करके जो है वो टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।